Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 160 for inter part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड इन दिस टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड को हम यहाँ पे देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द लेविस कॉन्सेप्ट. लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी आयनिक बॉन्ड तब बनता है व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो हो टू अनदर एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो. तो इन दोनों एटम्स के दरमियान में देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है जबकि दूसरा एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन करेगा. तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल देख रहे हैं दैट इज़ फॉर द पोटेशियम क्लोराइड, जिसके अंदर पोटेशियम वो एटम है, वो स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और क्लोरीन वो स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा. सो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. तो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह से बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. ट्रांसफ़र की वजह से दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनेगा. सेकेंडली क्योंकि ट्रांसफ़र की वजह से पोटेशियम के ऊपर फोर्स पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस इन दोनों के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न कि पोटेशियम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन करेगा. पोटेशियम लूजेज द इलेक्ट्रॉन बिकॉज अगर हम एनर्जी लेवल के हिसाब से देखते हैं तो पोटेशियम इज़ एट हायर एनर्जी लेवल, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जबकि क्लोरीन इज़ एट लोअर एनर्जी लेवल, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट. तो हमेशा एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम द हायर लेवल पोटेशियम टू द लोअर लेवल क्लोराइड आयन. अब जब बात करते हैं पोटेशियम और क्लोरीन की, तो दे बोथ ऑफ दीज आयंस आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जब ये एक दूसरे के साथ दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये हमेशा क्रिस्टल लेटिस के तौर पे प्रेजेंट होंगे. इट मीन्स कि ये सेपरेटली एक मॉलिक्यूल पोटेशियम और क्लोरीन का प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि पोटेशियम और क्लोराइड के एलिमेंट्स रेगुलरली एक दूसरे के साथ खुद को अरेंज करेंगे, और ये हमेशा इस तरह से अरेंज करते हैं कि ऑपोजिटली चार्ज्ड स्पीशीज़ दे ऑलवेज कम फेस टू फेस विद वन अनदर. ये कभी भी सेम चार्जेस एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं आएंगे, अदरवाइज देयर वुड बी फोर्सेस ऑफ रिपल्जन. तो जब भी क्रिस्टल लेटिस बनता है सो इट इज़ फॉर्म्ड इन सच अ वे कि पोटेशियम और क्लोराइड के आयंस एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज होंगे टू फॉर्म अ क्रिस्टल लेटिस के जो कैट आयंस और एन आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट मेथड में पैक टुगेदर होंगे. इस टाइम पे, इस दौरान में जब ये क्रिस्टल लेटिस बनता है व्हेन देयर इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है क्रिस्टल लेटिस का, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ इन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलरली पोटेशियम क्लोराइड, इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ 690 किलो जूल पर मोल. तो ये जो एनर्जी है दैट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लेटिस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं लेटिस एनर्जी. यानी कि क्रिस्टल लेटिस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज द लेटिस एनर्जी. एंड इन द केस ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड इट इज़ 690 किलो जूल पर मोल. सो वाई डज पोटेशियम रिलीज इन इलेक्ट्रॉन? पोटेशियम क्यों इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है? पोटेशियम का इसमें क्या फ़ायदा है, जो कि मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ. व्हेन वी लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम इट इज़ 2881, यानी कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फोर्थ शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है. तो हर एलिमेंट, चाहे वो पोटेशियम है, चाहे वो क्लोराइड है, चाहे वो हाइड्रोजन है, जो भी एलिमेंट हो, सबकी यही होती है कि वो अपने अंदर ऑक्टेट रूल को या फिर डाइवेलेंट रूल को फिलअप करें. ऑक्टेट रूल को फिलअप करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें, और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाते हैं. सो इन द केस ऑफ पोटेशियम, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इट हैज़ 2 पॉसिबिलिटीज़. या तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और
1 + 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर ले और इस तरह से ये स्टेबल हो जाए। जबकि ये एनर्जेटिकली ये फिजिबल नहीं है बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो इसलिए इसके लिए ज़्यादा पॉसिबल क्या है कि अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है। इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि उससे बाहर वाली जो शेल थी, जो एन शेल थी, वो रिजॉल्व हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ख़त्म हो चुकी है। सो नाउ पोटेशियम आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पोटेशियम का जो आयन है, पोटेशियम का जो कैट आयन है, नाउ इट हैज़ अटेन्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गॉन। आर्गॉन, ये हमेशा, आर्गॉन इज़ अ नोबल गैस जिसकी आउटर मोस्ट शेल हमेशा कंप्लीट होती है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं बाकी के पीरियोडिक टेबल में, उनकी यही कोशिश होती है कि अपने अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से एडजस्ट करें कि किसी भी नोबल गैस के जैसी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर लें। सो इन द केस ऑफ पोटेशियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गॉन के बराबर हो जाती है, दैट इज़ 2 8 8, यानी कि इनर शेल में 2, देन आउटर शेल 8, then outermost shell में 8 electrons. So now in the case of potassium, because of loss of electron, इसने stability को attain कर लिया है due to and ये argon के जैसे इसने अपनी electronic configuration को attain कर लिया है। Now what about chlorine? क्लोरीन किस तरह से अपने आप को स्टेबल करती है? अगर हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर क्लोरीन इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। It has total of 17 electrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसकी इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, तो या तो आप इस तरह से लिखें या फिर आप इसको इस तरह से लिखें, दिस इज़ K शेल, L शेल एंड M शेल। तो यहाँ पे K शेल में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड M शेल में 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के पास भी दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपनी 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे ताकि उसकी इनर शेल 8 पे आ जाए और ये स्टेबल हो जाए, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन कर लेगी। एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन करने से उसके आउटर मोस्ट शेल में, आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरह से ये स्टेबल हो जाएगी। तो इसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आर्गॉन के जैसी हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ द लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों जो है पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं, दोनों अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आर्गन, जो कि एक नोबल गैस है, उसके बराबर कर लेते हैं, यानी कि दोनों खुद को स्टेबलाइज कर देंगे। दैट इज़ वाई दिस बॉन्ड बिटवीन द पोटेशियम एंड क्लोराइड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसकी बॉन्ड की वजह से जब ये लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का इन द पोटेशियम एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन, इस लॉस एंड गेन की वजह से दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। दैट इज़ वाई ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों मैक्सिमम कोशिश करेंगे अपने आप को स्टेबलाइज करने की। दैट इज़ वाई द बॉन्ड बिटवीन द पोटेशियम एंड क्लोरीन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो पोटेशियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम जब अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी दैट वाज रिलीज्ड दैट वाज 419 किलो जूल पर मोल, while in the case of the chlorine the energy is almost 349. To be very exact, in the case of chlorine the energy is 348.6 kilojoule per mole of energy is released. That is why यहाँ पे हम लोग जब इसको मार्क करेंगे we will mark it with the negative sign. Negative sign ये हमें बताता है कि एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होगी। पोटेशियम will absorb energy to lose 1 electron, और क्लोरीन जो है इट विल रिलीज एनर्जी वाइल इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम थी, और आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग पॉजिटिव साइन से रिलेट करते हैं। दैट इज़ वाई पोटेशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी थी दैट वाज 419 किलो जूल पर मोल, और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा थी, जिसको हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसने एनर्जी को रिलीज़ करना है। So these are the energy differences that come when the
potassium releases the electron, it loses the electron, and when the chlorine gains the electron. So this is how the potassium chloride is formed, और इनकी overall energy क्या है, that is 690 kilojoule per mole of energy is released when the lattice, this is called as lattice energy, जब crystal lattice बनता है पोटेशियम और क्लोराइड का. सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो कि ग्रुप नंबर 1A से बिलोंग करते हैं, जिसमें पोटेशियम भी है, लाइक लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ये वो एलिमेंट्स हैं कि इन तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होगा. तो इन सब एलिमेंट्स के लिए बहुत ईजी होगा कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें और ख़ुद को एक कैटायन में कन्वर्ट कर दें. सो वी कैन से दैट दे आर गुड लूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, के दे कैन ईजीली लूज द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल. इसी तरह अगर हम लोग ग्रुप नंबर 7 की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करती है क्लोरीन. क्लोरीन के अलावा ग्रुप नंबर 7 में जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, दोज आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है टू स्टेबलाइज देमसेल्फ. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दे कैन ईजीली गेन द इलेक्ट्रॉन. तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर गुड गेनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर गुड लूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इजीली कैटायंस में ट्रांसफ़र हो सकते हैं. दे हैव वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत कम एनर्जी को गेन करके वो अपने आप को कैटायन में कन्वर्ट कर देंगे बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड जो ग्रुप नंबर 7 है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, so they have high electron affinity to gain the electron and stabilize themselves. So इस तरह से जो आयनिक बॉन्ड बनता है between these type of elements, एक गुड गेनर होगा, दूसरा गुड लूज़र होगा. तो इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनेगा, एंड स्पेशली इन द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 1 and 2 एंड ग्रुप नंबर 6 and 5, ये इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे. A similar type of bond is expected between the elements of the group number 2A and group number 6A, क्योंकि ये वो वाले एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 2 के A के आउटर मोस्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जो कि उनके लिए लूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है. इसी तरह ग्रुप नंबर 6A के एलिमेंट्स के बाहर आउटर मोस्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, जो कि उनके लिए गेन करना बहुत ईजी है. सो हम ये कह सकते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7 में इजीली आयनिक बॉन्ड बन सकता है. वन शुड बी अ गुड गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अदर शुड बी अ गुड लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दिस वाज ऑल अबाउट माई लेक्चर टुडे, जिसमें मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ देयर एनर्जीज, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्या रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो. सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.